रामलाल गदगद मन से मिथिला नरेश के दरबार से अपने घर की ओर जा रहे थे। महाराज ने उन्हें एक भैंस भेंट की थी। भैंस बड़ी मस्त मोटी ताजी थी, दूध भी खूब देती। रामलाल अपनी भैंस को लेकर मस्त चाल से चला जा रहा था। रास्ते में उन्हें जीवनलाल मिल गया। जीवनलाल उनकी बचपन का दोस्त और पड़ोसी था। जब से रामलाल मिथिला नरेश के दरबार में नौकरी करने लगे थे, तब से उनका बचपन के दोस्त जीवनलाल से मिलना जुलना नहीं हो पाता था। जीवनलाल रामलाल की दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति देखकर उनसे मन ही मन जलने लगा था और पीठ पीछे उनकी शिकायत करने से भी नहीं चूकता था। जब भी मौका मिलता तो कह बैठता, अरे रमुआ, कल तक तो रोटी के लिए मारा मारा फिरता था, 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती थी। कई बार तो मैं उसे अपने घर ले जाकर खिला दिया करता था। आखिर वो मेरा बाल सखा जो ठहरा। रामलाल को जब इस तरह की बातों का पता चलता तो उन्हें कभी बुरा नहीं लगता, क्योंकि जीवनलाल की तीनों बातें बिल्कुल सही थी। वे गरीबी में पले थे, कई बार भूखे रहकर दिन गुजारा था। जीवनलाल उनका बाल सखा था। अरे भाई जीवनलाल, लगता है आप तो बचपन के दोस्त को ही भूल गए हो। घर परिवार में सब ठीक तो हैं? जीवनलाल ने औपचारिकतावश उनकी बातों का जवाब दिया, लेकिन उसकी आंखें इस शानदार भैंस पर टिकी रही। क्यों भाई रमुआ, ये भैंस कितने में ली? अरे भैया जीवनलाल, अभी रामलाल के पास इतने पैसे नहीं हुए हैं कि भैंस खरीद सके। ये तो आज मिथिला नरेश ने मेरी एक बात पर खुश होकर मुझे भेंट में दी है। अब मुझे भी तुम्हारी तरह घर में दूध दही घी मक्खन का मजा मिलेगा। जीवनलाल के साथ ही रामलाल अपने घर आया और भैंस को खूंटे से बांध दिया और उसको चारा डालने के काम में लग गया। जीवनलाल को लगा कि रामलाल उसकी उपेक्षा कर रहे हैं, इसलिए वो रामलाल से यह कहकर विदा हो गया, भाई रामलाल, घर में कुछ काम है जिसे अभी कर लेना जरूरी है और इसलिए मेरा घर जाना भी आवश्यक है। हाँ भैया, जरूरी काम है तो उसे पहले निपटा लो, हमारा मिलना जुलना तो होता ही रहेगा। रामलाल एक भैंस क्या पा गया कि इतराने लगा। इतने दिनों के बाद मैं इसके दरवाजे पर आया, पानी के लिए पूछना तो दूर, बैठने के लिए नहीं कहा। वह मन ही मन कुड़ते हुए अपने घर चला गया। रामलाल से जला भुना जीवनलाल जब भी अवसर मिलता तो लोगों से रामलाल की मगरूरियत के किस्से नमक मिर्च लगाकर बताता रहता। एक दिन गांव में मवेशियों का मेला लगा। मेले में गांव के मवेशियों के स्वास्थ्य परीक्षण की भी व्यवस्था थी। अच्छे रख रखाव वाले मवेशियों की एक प्रतियोगिता भी थी। प्रतियोगिता और स्वास्थ्य परीक्षण में मिथिला नरेश की भैंसें भी शामिल हुई और जीवनलाल की भैंस भी। लेकिन रामलाल की भैंस को स्वास्थ्य और रख रखाव दोनों की दृष्टि से अव्वल घोषित किया गया। इस बात से जीवनलाल क्षुब्ध हो गया और उसने एक कुटिल चाल चल दी। महाराज, आपने रामलाल को भैंस क्या दी? अब तो वह आपको भी कुछ नहीं समझता। वह तो ऐसे कहता फिर रहा है, गांव के लोगों से देखा, मेरी भैंस के सामने महाराज की भैंस भी कुछ नहीं। अच्छा, ये बात है। मैंने तो उसको बहुत समझदार समझा। उसको एक भैंस से इतना घमंड हो गया है। मंत्री, गुप्तचरों से कहकर उसकी भैंस को मरवा दिया जाए। इस बीच रामलाल को भी गांव में उड़ी अफवाह का पता चल चुका था। वह इस अफवाह के बारे में महाराज को सफाई देते उससे पहले ही उनकी भैंस मरवा दी। अरे, ये कैसे हो सकता है? मेरी भैंस तो मर गई है, इसको क्या हो गया? अरे स्वामी, ये क्या हो गया? हमारी भैंस ऐसे कैसे मर सकती है? लगता है किसी से हमारी खुशी के दिन देखे नहीं जा रहे हैं। भाग्यवान, आप चिंता मत करो। मुझे भी लोग रामलाल कहते हैं। जब तक मेरी भैंस की मौत का बदला नहीं ले लूंगा, शांत नहीं रहूंगा। मैं भी उनको मजा चखा कर ही रहूंगा।
रामलाल ने भैंस की खाल को उतरवा लिया और उसके सब को खेत में गड़वा दिया। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, महाराज से भी नहीं। भैंस की खाल को लेकर रामलाल गांव की सरहद के पार पहुंचे और वहां एक बरगद के पेड़ पर चढ़कर भैंस की खाल को पेड़ की डालों पर पसार दिया। वे रोज रात को उस पेड़ के पास पहुंचते और भैंस की खाल को छूकर संकल्प लेते, जब तक इस भैंस को मरवाने वाले से मैं बदला नहीं लूंगा, तब तक रात को चैन की नींद नहीं सोऊंगा। इस तरह रामलाल के 7 दिन बीत गए। 8वें दिन अमावस की रात आई। रामलाल पेड़ पर चढ़े हुए थे कि कुछ चोर पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। रामलाल ने ऊपर से ही अनुमान लगाया, कम से कम 4 चोर होंगे। वो चोरी का माल आपस में बांटने लगे। रामलाल भैंस की खाल थामे थोड़ा झुक कर ये देखने लगे कि चोर आपस में क्या बांट रहे हैं। रामलाल के झुकते ही चोरों ने एक थैली पलटी और थैली से असरफियां गिरने लगी और छनन छनन की आवाज आने लगी। असरफियों की दमक से रामलाल अचंभित हो गया और डाल से उनका पांव फिसल गया और रामलाल के हाथ से छूटते ही ये खाल पेड़ की डाल पर पत्तों से टकराती और अजीब सी आवाज पैदा करती हुई चोरों पर जा गई। चोर इसे भूत प्रेत की लीला समझकर वहां से डरकर भाग गए। रामलाल ने देखा चोर बिना पीछे मुड़े भागते जा रहे हैं और घने अंधकार में विलीन हो गए। काफी देर तक रामलाल पेड़ की डाल पर बैठे उनके आने का इंतजार करता रहा। जब उन्हें भरोसा हो गया कि चोर अब वापस नहीं आएगा, तब उन्होंने चोरों का सामान देखा और जिसके बंटवारे के लिए वो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। अरे इतना सारा धन, मजा आ गया। किसी ने सही कहा है, जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। लेकिन अब मुझे समय नहीं गंवाना चाहिए, इस धन को घर ले जाना चाहिए। क्या पता चोर वापस आ जाए। रामलाल ने धन की गठरी बांधी और उसको अपने घर ले आया। अगले दिन सुबह हुई। देखो भाग्यवान, कितना सारा धन लेकर आया हूँ। एक भैंस के बदले आप व्यर्थ में ही दुखी हो रही थी। अब हम इन पैसों से चाहे जितनी भैंस खरीद सकते हैं। हाँ स्वामी, भगवान ने हमारी सुन ली है। ये सब कुछ भगवान ने भैंस का दुख भुलाने के लिए ही दिया है। भाग्यवान, हमें इन असरफियों को गिनना होगा। स्वामी, इनको गिना नहीं जाएगा। आप ऐसा करो, अपने मित्र जीवन लाल से तराजू ले आओ और तोल कर देखेंगे। गिनने में तो बहुत समय लग जाएगा। रामलाल जीवन लाल के घर की ओर चल दिया। क्यों भाई रमुआ, इतने सवेरे सवेरे कैसे आना हुआ? तुम्हारी आंखें चढ़ी हुई हैं, रात भर सोए नहीं क्या? जीवनलाल, तुमने ठीक ही कहा, रात को सोया नहीं। अभी तुम मुझे तराजू और बाट दे दो, जरा जल्दी में हूँ, चैन से बैठूंगा तो बातें करूंगा। जीवनलाल तराजू लेने के लिए अपने घर के अंदर गया। आखिर क्या बात है, रमुआ रात भर सोया नहीं, सवेरे सवेरे तराजू लेने आ गया। आखिर वो रात में जगा क्यों? तराजू पर इतने सवेरे क्या तोलेगा? अपने संदेह की प्यास बुझाने के लिए उसने थोड़ी सी लेई तराजू की पेंदी में ये सोचकर लगा दी कि रामलाल इस तराजू से जो कुछ भी तोलेगा उसका कुछ अंश उसमें जरूर चिपक जाएगा। ये लो भाई रमुआ, तराजू और बांट। रामलाल तराजू और बांट अपने घर ले आया और स्वर्ण मुद्राएं तोलकर उन्होंने एक छोटी बोरी में भरकर संदूक में रख दिया। तराजू वापस करने के लिए जब रामलाल चला तो देखा कि तराजू के पेंदे में एक स्वर्ण मुद्रा चिपक गई है। जीवनलाल ने तराजू के पेंदे में लेई लगाई है। शायद ये जानने को उत्सुक था कि मैं क्या तोलूंगा। रामलाल के होठों पर एक रहस्यमय मुस्कान तैर गई और उन्होंने तराजू के पेंदे में स्वर्ण मुद्रा को ठीक से चिपकाया। जीवनलाल ने जब तराजू पर स्वर्ण मुद्रा देखी तो उससे रहा नहीं गया और सीधा रामलाल के घर गया और कहने लगा, अरे भैया रमुआ, आपने क्या तोला इस तराजू से? भाई, मैंने आपकी तराजू से स्वर्ण मुद्रा तोली थी। भाई, आपके पास कहाँ से आई इतनी स्वर्ण मुद्रा? आप तो मेरे बचपन के दोस्त हो, सही सही बताओ भैया। तुमसे क्या छुपाना, भैंस के मरने के बाद मैंने उसकी खाल उतरवा ली, क्योंकि मुझे मालूम था कि गांव के बाहर बरगद के पेड़ पर एक पिशाच रहता है। उसे भैंस की खाल बहुत भाती है
और वो भैंस की खाल के लिए जितना चाहो उतना धन दे देता है। मैं रोज रात को बरगद के पेड़ के पास भैंस की खाल लेकर जाता। कल अमावस की रात को वो पिशाच मुझे मिल गया और उसके बाद उसने मुझसे भैंस की खाल लेकर मुझे स्वर्ण मुद्राएं दी और उस पिशाच ने मुझसे और भी भैंसों की खाल देने को कहा, क्योंकि उस पिशाच की बेटी की शादी है। वो प्रत्येक बाराती को एक एक खाल देने का फैसला कर चुका है। पिशाच ने मुझसे कहा है कि धन की चिंता मत करो, भैंस की खालों के लिए वो मुझे मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है, लेकिन मेरे पास अब कोई भैंस तो है नहीं कि उन्हें मारकर पिशाच को बेचाऊं। इसलिए जो मिल गया उसी से संतोष कर रहा हूं। और वैसे भी कहते हैं लालच बुरी बला है। जीवनलाल तुरंत अपने घर गया और अपनी भैंस को मारकर उसकी खाल को उतार लिया। अब तो जीवनलाल रोज बरगद के पेड़ पर जाता और पिशाच के आने का इंतजार करता। अमावस्या भी निकल गई लेकिन पिशाच नहीं आया। जीवनलाल ने खुद को ठगा हुआ महसूस करना शुरू कर दिया। जीवनलाल मित्रा नरेश के दरबार में अपनी फरियाद लेकर गया। महाराज, रामलाल के बहकावे में आकर मैंने अपनी भैंस को मार दिया और मेरे बच्चे दूध के लिए तरस रहे हैं। मंत्री, रामलाल को दरबार में बुलाया जाए। उसकी इतनी हिम्मत जो लोगों के साथ धोखा कर रहा है। रामलाल दरबार में बुलाया गया। रामलाल, आपने धोखे से जीवनलाल की भैंस को मरवा दिया। इसने जो आरोप आप पर लगाए हैं क्या वो बिल्कुल सही है? महाराज, इनसे आप ये पूछे कि क्या मैंने इन्हें भैंस को मारने की सलाह दी। ये मुझसे ये पूछने आए थे कि मेरे पास इतना सारा धन कहां से आया। क्योंकि इनका प्रश्न कपोल कल्पित था, इसलिए मैंने इन्हें भैंस की खाल की कथा सुना दी, यानी कपोल कल्पित प्रश्न का कपोल कल्पित उत्तर दिया। और महाराज, इन्हें कथा सुनाने के बाद मैंने ये नीति वाक्य कई बार दोहराया कि लालच बुरी बला है भाई, लालच बुरी बला है। मगर इन्हें भूत प्रेत पर विश्वास है। पिशाचों और बेतालों के अस्तित्व को ये स्वीकारते हैं और पूजते हैं। इसलिए इन अंधविश्वास वाले मस्तिष्क में लालच नहीं करने की सलाह का कोई अर्थ नहीं पनपा। अब आप ही कहें महाराज कि क्या मैं इनकी करनी का दोषी हूं? यदि आपको मैं दोषी लगूं तो आप जो चाहें सजा दें। महाराज ने जीवनलाल की ओर देखा। महाराज समझ गए कि जीवनलाल ने अपनी लालच में भैंस गंवाई है। उन्होंने रामलाल का सह सम्मान वापस भेज दिया और जबकि जीवनलाल को उनकी मूर्खता के लिए फटकार लगाई। इसीलिए कहते हैं लालच बुरी बला है।